विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 15 दाजू हमने पहले देखा था। पूरी कहानी भी मैंने सुनाई थी, लेखक का परिचय भी दिया था। एक बार फिर से ध्यान रखना। लेखक का नाम है शेखर जोशी और यहाँ पर जो कहानी है दाजू। दाजू का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। हमने देखा था कि यहाँ पर लेखक ने किस तरह से कैफे बॉय के बारे में बात की थी, उसका कैसा रंग था, वो कैसा लग रहा था, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की थी। वो किस तरह से अकेलेपन से यहाँ पर आए थे, शोरगुल का वातावरण था, वो अपनत्वहीन वातावरण और किस तरह से निकटता के अंदर वो आते, यहाँ पर वो सारी बातें उन्होंने की थी। अब हम आगे देखेंगे कि वो वहाँ पर कैफे के अंदर, वो होटल के अंदर गए थे और वो लड़के और उनके बीच में क्या बातें होती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। वो अपने निकट शहर के कैफे होटल के अंदर वह जाते हैं और चाय साहब जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? यहाँ पर जगदीश बाबू और वो कैफे बॉय के बारे में बातचीत होती है कि उन्होंने बताया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस कैफे बॉय ने अपना नाम बताया, मदन। फिर चर्चा हुई, अरे तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बताया कि मैं पहाड़ी विस्तार का हूँ। तभी फिर से पूछा सवाल कि पहाड़ तो सैकड़ों है, याद रखना पहाड़ों के नाम, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। फिर से क्वेश्चन किया उन्होंने कि तुम्हारा गांव किस पहाड़ के अंदर है? तो यह याद रखना कि मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी विस्तार में है। अंडरलाइन करना हो तो कर दीजिए। मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी विस्तार के अंदर आता है। तब शायद उसे मदन को ये भी पता नहीं था कि पहाड़ और झील के बारे में भेद, कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहाड़ के बारे में और झील के बारे में क्या डिफरेंस होता है, ये भी शायद उसको पता नहीं था। तब उसने बताया कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा में कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। गांव का नाम कुछ ऐसा अटपटा होता है तो किसी के सामने बोलने में हमें थोड़ा सा संकोच होता है कि ये कैसा नाम है मेरे गांव का। तो उसे ऐसा ही लगा कि शायद अपने गांव की कुछ ऐसे निराली संज्ञा है, उसके कारण उसे थोड़ा बहुत सा संकोच हुआ। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही ना। जगदीश बाबू ने थोड़ा जोर देकर पूछा। तो तब उसने अपने गांव का नाम बताया। गांव का नाम भी याद रखना, अंडरलाइन करना हो तो कर लीजिए। डोटिया लगो। वह सपूछता हुआ सा बोला। क्या नाम था उसके गांव का? डोटिया लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर कूदती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले थे, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। यहाँ पर जब उन्होंने बताया जगदीश बाबू ने कि वह उनके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तब उन दोनों के चेहरे पर ऐसी अलग सी प्रसन्नता छा गई। मदन के हाथों से तो जमानो ट्रे गिर पड़े ऐसा उसे लगा और वह उनको किस शब्द से बुलाए वह महसूस कर रहा था कि वह अतीत में खो गया। वो सारी बातें उसे याद आ गई अपने घर की, कि घर के अंदर कौन कौन रहता था। तो कि अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईर्जा यानी माँ। यह याद रखना, पहाड़ी विस्तार में माँ को क्या बुलाया जाता है? ईर्जा। अंडरलाइन कर दीजिए। माँ को क्या बुलाया जाता है? ईर्जा। बाबा, दीदी, बुली यानी उनकी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईर्जा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, बुली नहीं, दाजू, हाँ दाजू।
ये सारी बातें वो अपने मन के अंदर बोल रहा था कि जगदीश बाबू के अंदर मुझे कौन दिख रहा है, माँ दिख रही है, बाबा दिख रहे हैं, दीदी दिख रहे हैं। फिर ही उसने अपने सवाल का जवाब अपने आप ही दे दिया कि दाजू, हाँ मुझे इनमें दाजू दिख रहे हैं। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या हुआ, क्या यहाँ भी यानी कि हिम यानी कि बर्फ पड़ेगा। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से एक बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़, पानी लाऊं? लाया दाजू। शब्द तो को इतनी ही आतुरता और लगनता से दोहराता जितनी ही आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। इन दोनों के बीच में मदन को वो जगदीश बाबू से इतनी आत्मीयता छा गई थी, इतना आत्मीयतापन उसके अंदर हो गया था कि मानो एक माँ और बेटे के बीच के अंदर कैसा आत्मीयतापन होता है कि कई दिनों के दोनों बिछड़े हुए हो और जब मिलते हैं तो माँ अपने बेटे को किस तरह से माथे पर चूमती है। ये बातें यहाँ पर बताई है लेखक ने। ऐसी आत्मीयता उन दोनों के बीच में छा गई थी। वो सारा दिन वो दाजू ये लाओ, दाजू ये हुआ, दाजू आज तो बहुत ही ठंड है, आज क्या बर्फ पड़ेगा, हिम पड़ेगा, सारी बातें वो ऐसे दाजू दाजू कहकर ही, पानी लाओ दाजू आपने तो कल कुछ नहीं खाया था, ऐसा वह बोलता रहता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू और उन दोनों के बीच में क्या हुआ, उनकी निकटता जो हो एकांकीपन था वो दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। जगदीश बाबू को वो थोड़े दिन नए आए थे शहर के अंदर, तो ऐसा उन्हें महसूस होता था कि मैं अकेला हूँ, मेरे गांव के अंदर कैसा माहौल था और यहाँ पर तो सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। पर अब यहाँ पर रहने के बाद वो शहर भी उन्हें अपना लगने लगा और शहर के रंग के अंदर वह रंगे गए। परंतु जब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू कहकर उन्हें बुलाता रहता था। जगदीश बाबू को यह अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या मुझे बार बार दाजू दाजू कहकर बुलाते रहता है। अरे मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। उन्हें ऐसा अहम यानी कि अहंकार, उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी कि मेरी प्रेस्टीज तो देखो, ये सबके सामने के यहाँ पर सब लोग बैठे और एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाते भी वो दाजू दाजू कहकर बुलाता है। तो उन्हें ऐसे अंदर से उन्हें अहंकार उनका जाग उठा। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यहाँ दाजू दाजू का चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। जगदीश बाबू ने गुस्से होकर बहुत ही क्रोध में आकर उन्होंने कहा, ये क्या दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो, किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है क्या तुम्हें। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। जगदीश बाबू ने तो ये भी नहीं सोचा था कि मदन प्रेस्टीज का अर्थ क्या होता है, वो भी समझ सकेगा कि नहीं, वो भी उन्होंने नहीं ख्याल रखा और बोलना शुरू कर दिया। वह पर सब कुछ ही समझ गया था मदन कि वह क्या कहना चाहते थे। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगती है। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठारी में सिसकियां भर कर रोता रहता है। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना लेकर कोठरी में जाकर पैरों पर सिर रखकर बहुत ही रोता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईर्जा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी की आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो यहाँ पर क्या बात की गई है
कि जब वह दाजू दाजू कहकर बुलाता था जगदीश बाबू को, जब जगदीश बाबू ने दाजू कहने के लिए मना किया उसको क्रोध में आकर, तब उसे क्या महसूस हुआ? वो रोया तो बहुत ही, पर उसे महसूस क्या हुआ कि उसे ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐसे छीन रहा है मेरे परिवार से। वो परिवार जैसा महसूस कर रहा था जगदीश बाबू को, पर वो ऐसे क्या लगा कि मुझे कोई ईर्जा यानी कि माँ की गोद से मुझे छीन रहा है, बाबा की बाहों से भी मुझे कोई हटा रहा है, दीदी के आंचल से भी, उनकी छाया से भी मुझे कोई इस तरह से मुझे खींच रहा हो, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। रोने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। थोड़ी देर रोने से क्या होता है, अपना मन हल्का हो जाता है, इसलिए वो मन भरकर उसने रो लिया। मदन पूर्ववत काम करने लगा और फिर वह अपने काम में लग जाता है। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी, वो साथ में पढ़ते थे, हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू ने मदन को इशारे से बुलाया, पर मदन वहां पर नहीं गया। वो ऐसे दूर दूर के टेबल पर सबका काम लिपटने लगा। दूसरी बार बुलाने पर मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कुराहट भी नहीं थी और न ही उसने कहा क्या लाऊं दाजू, ये भी नहीं कहा था। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की उपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। ऐसा मदन ने व्यवहार किया। ऐसा व्यवहार मदन ने ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? जब वह जगदीश बाबू इस तरह से दाजू दाजू कहकर वह ऐसे चिल्लाया था, तो वह क्रोधित होकर बोले थे कि ये क्या दाजू दाजू कहकर मुझे चिल्लाते रहते हो। हेमंत ने कहा कि शायद पहाड़िया है। हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। यह याद रखना, जगदीश बाबू के मित्र, सहपाठी मित्र हेमंत ने जब उसका नाम पूछा था लड़के का, तो वो लड़के ने अपना नाम क्या बताया था? कैफे बॉय। याद रखना। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय के प्याले पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। किस तरह से जगदीश बाबू वहां पर आए थे कैफे के अंदर, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई और शुरुआत पहले नाम से ही की गई थी। जगदीश बाबू ने भी नाम ही पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा? इसी तरह से जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना और फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय। कहते ही साहब मुझे। क्या कहा उसने? लड़के ने, मदन ने, कि क्या कहते हैं लोग मुझे? बॉय। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। यहाँ पर यह लेसन पूरा होता है। इसकी PDF फाइल भी भेजी जाएगी और जो 20 मार्क्स का टेस्ट आएगा वो टेस्ट आपको नोट के अंदर कंप्लीट करना है। थैंक यू।